इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है एंशिएंट फ्रांस को दिखाते हुए, जहाँ के राजा किंग लुइस 14 थे। लुइस ने तो फ्रांस के अंदर पूरी तरीके से अपनी सत्ता संभाल कर रखी थी, लेकिन ये वो समय होता है जब चारों तरफ दंगे फसाद हुआ करते थे। कई सारे ग्रुप्स के लोग किंग लुइस के अगेंस्ट थे और उन्हें मारकर उनकी सत्ता हथियाने की कोशिश करते थे। लेकिन लुइस भी पूरी कोशिश करता कि वो इन सारे ग्रुप्स को खत्म करे और दंगे फसाद पूरी तरीके से दूर करके साम्राज्य के लोगों को सुकून दिलाए। इन्हीं चीजों की वजह से लुइस को जितने भी ग्रुप्स के लोग मिलते वो उन्हें कैद करके एक कारागार में बंद कर देते, जहां पर इन्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद करके रखा जाता। हालांकि किंग लुइस दिखने में काफी नॉर्मल था, लेकिन अब हमें उसी जेल के अंदर एक अजीब सा आदमी दिखाया जाता है जिसकी पूरी शक्ल पर आयरन मास्क लगाया गया था और आसपास के लोग उसे इसी नाम से बुलाते थे, यानी कि आयरन मास्क। वो आदमी आखिरकार कौन है और इस जगह पर कैसे पहुंचा, ये तो एक मिस्ट्री है। अब यहाँ पर हमें किंग लुइस का एक बहुत ही वफादार आदमी जिसका नाम डार्टेंग होता है वो दिखाया गया। डार्टेंग बहुत ही ज्यादा बहादुर होता है और किसी भी हालत में किंग लुइस की रखवाली करता था। दरअसल डार्टेंग के साथ मिलकर 4 मस्कीटियर्स हुआ करते थे, लेकिन अब उन मस्कीटियर्स में से सिर्फ डार्टेंग ही बचा है जो अपने किंग के लिए काम करता है। बाकी 3 मस्कीटियर्स तो अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गए, वो राजा से बिल्कुल भी मतलब ही नहीं रखते थे। उन तीनों मस्कीटियर्स का नाम एरामिस, पोर्थोस और एथोस होता है। कोई रैंडम ड्रिंकर बन गया था तो कोई अपनी पर्सनल लाइफ में काफी बिजी हो जाता है। एरामिस और पोर्थोस नाम के 2 मस्कीटियर्स साथ में ही रहा करते थे, लेकिन उनका कभी कभी मन करता था कि हम किंग लुइस के पास वापस चले जाएं। वहीं अब हमें एथोस दिखाया जाता है जिसका बेटे का नाम रैल था। एथोस यहाँ पर अपने बेटे को बहुत ही पुरानी अंगूठी देता है, क्योंकि एथोस चाहता था कि उसका बेटा अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करे और रैल इसके लिए बहुत ज्यादा खुश भी था। हमें तो अब अपने बड़े और आलीशान महल के अंदर किंग लुइस दिखाया जाता है जो कि अपने शाही राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा था, यानी कि हर साल राजा लुइस की पूजा की जाती थी और उसे ये सिंहासन सौंप दिया जाता था। लेकिन लुइस बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इन सारी चीजों के बीच में वो ग्रुप्स वाले लोग आए जो उसके अगेंस्ट होकर काम किया करते थे। और अब राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस मस्कीटियर यानी कि डार्टेंग के पास थी। डार्टेंग हर मुमकिन कोशिश करता कि वो बाकी 3 मस्कीटियर्स को भी एक टीम में ला दे और वो उन्हें बुलाने भी जाता है, लेकिन उनमें से कुछ मस्कीटियर्स ने एकदम से मना कर दिया था, क्योंकि वो भी जानते थे कि किंग लुइस भी अच्छे आदमी नहीं है, वो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान ले सकते थे। अब हमें यहाँ महल के अंदर बहुत सारे गेस्ट दिखाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर राजा के लिए एक फंक्शन रखा गया था। उस फंक्शन के अंदर एथोस का बेटा रैल भी अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ आया हुआ होता है। रैल के पास अभी भी वो अंगूठी थी और वो कुछ ही समय के अंदर अंदर क्रिस्टीन को प्रपोज भी करने वाला था। जब वो सभी महल के अंदर इंटर करते हैं तभी अचानक किंग लुइस की नजर रैल की गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन पर पड़ती है। किंग लुइस को तो क्रिस्टीन एक ही नजर में पसंद आ गई थी और वो उसे अपनाना चाहते थे। इसीलिए अब लुइस ने एक चाल चली और अपने लोगों को कह दिया कि तुम एक गेम का ऐलान करो, जिससे कि सारे मेल्स और रैल भी उसमें बिजी हो जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। गेम का ऐलान करने पर सारे के सारे मेल सोल्जर्स वहां पर जाने लगे और रैल ने भी क्रिस्टीन को वहां अकेला छोड़ दिया। किंग लुइस इस मौके का फायदा उठाता है और तुरंत ही क्रिस्टीन के पास जाकर उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टीन रैल के लिए काफी ज्यादा लॉयल थी। पर लुइस समझता था कि वो राजा है और राजा किसी को भी चाहे तो उसे पा ही लेता है। लुइस जैसे ही क्रिस्टीन को किस करने गया तभी अचानक पीछे से एक आदमी भागता हुआ आता है। दरअसल वो अपोजिशन ग्रुप का मेंबर था जो कि राजा की जान लेना चाहता था, और जैसे ही वो तलवार लेकर राजा लुइस को मारने के लिए आगे बढ़ा तभी डार्टेंग सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है और उस आदमी को वहीं मार देता है, क्योंकि डार्टेंग की नजर पूरी तरीके से राजा लुइस के ऊपर थी। रैल को भी जब इन सारे इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो क्रिस्टीन के सामने आ जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में लेकर वहां से चला जाता है। यहाँ पर हमें पता चला कि रैल भी अपने फादर की तरह एक मस्कीटियर बनना चाहता था, लेकिन राजा लुइस ने रैल को हमेशा हमेशा के लिए उस पोस्ट से हटा दिया होता है, यानी रैल फ्यूचर में कभी मस्कीटियर बन ही नहीं पाएगा। इस बात का पता जब रैल के फादर एथोस को चला तो वो काफी गुस्सा होते हैं। उन्हें तो पूरा शक राजा लुइस के ऊपर ही आ रहा था कि इनकी वजह से ही मेरे बेटे का फ्यूचर खराब हो गया है, और रैल तो क्रिस्टीन को प्रपोज भी नहीं कर पाया। अब हमें यहाँ राजा लुइस के महल के बाहर काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो भूख के मारे मर रहे थे, क्योंकि राजा ने सिर्फ अपने सोल्जर्स के लिए ही सबसे अच्छा खाना रखा होता है, और वहीं बचा हुआ खाना जो कि पूरी तरीके से बेकार हो चुका होता है उसे साम्राज्य के गरीब लोगों में बांटने के लिए ऐलान कर दिया। और ये सारी चीजें साम्राज्य के लोग बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे थे, इसीलिए साम्राज्य के कई सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे, वो भी राजा के खिलाफ, और महल के अंदर आकर उनके ऊपर पत्थर मारने लगे। हालांकि कई सारे सोल्जर्स उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इतने लोगों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे।
तभी डार्क टैंक जो कि राजा की प्रोटेक्शन करता था वो उनके सामने आया। वो लोगों को विश्वास दिलाता है कि वो जल्द से जल्द उनके लिए खाना लेकर आएगा और वो भी सबसे फ्रेश खाना जो कि सोल्जर्स को दिया जाता था। डार्क टैंक के समझाने पर वो सारे साम्राज्य के गरीब लोग थोड़ी देर के लिए समझ जाते हैं और वो सभी वापस जाने लगे थे इसी आशा में कि कुछ समय के अंदर अंदर उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। डार्क टैंक को भी काफी गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो सीधा महल के अंदर आया और एक सीक्रेट जगह के अंदर चला गया। उस सीक्रेट जगह पर और कोई नहीं बल्कि राजा लुइस ही रहा करते थे। डार्क टैंक ने लुइस को सारी बातें बताई कि किस तरीके से साम्राज्य के गरीब लोगों को भी वही फ्रेश खाना देना पड़ेगा जो कि फिलहाल के लिए हम सिर्फ अपने सोल्जर्स को दे रहे हैं। लेकिन राजा लुइस तो इन सारी चीजों पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। इसका सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान था और वो होती है क्रिस्टीन। दरअसल राजा लुइस क्रिस्टीन को किसी भी हालत में चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि डार्क टैंक उन्हें समझाता है कि वो रैल से प्यार करती है, लेकिन राजा लुइस कहता है कि मैं एक राजा हूं और मैं जो चाहूंगा वही होगा। इसीलिए अब राजा लुइस हर मुमकिन कोशिश करने लगा कि वो क्रिस्टीन को अपने पास बुलाकर उसका विश्वास पूरी तरीके से जीत ले। इन सारी चीजों के लिए वो क्रिस्टीन के बॉयफ्रेंड यानी कि रैल के लिए एक ट्रैप सेट करता है। उसने रैल को अपनी टीम के अंदर मस्कीटियर की जॉब दे दी थी और उसे टीम के साथ एक मिशन पर भेज दिया था दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए। एथोस का बेटा रैल तो अपने आप को खुश नसीब समझता है कि वो अपने फादर की तरह एक मस्कीटियर बन गया। वो पूरी टीम को लीड करते हुए आगे बढ़ने लगा। बहुत सारे सैनिक उनके अगेंस्ट खड़े थे और वो लगातार फायर करते जा रहे होते हैं। रैल ने भी अपनी टीम को आदेश दिया कि हम भी क्रॉस फायर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर रैल के ऊपर कई सारे सोल्जर्स ने हमला कर दिया और वहां पर एक डायनामाइट की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ। सबसे दुखी बात यह होती है कि उस धमाके में रैल की मौत हो जाती है। जब रैल की डेथ की खबर उसके फादर और क्रिस्टीन को पड़ी तो वो काफी ज्यादा उदास हो गए। क्रिस्टीन तो बिल्कुल भी चुप ही नहीं हो रही थी और वहीं रैल के फादर एथोस इतना ज्यादा गुस्सा हो गए किंग के ऊपर, क्योंकि उन्हें शुरुआत से ही लग रहा था कि इस पूरे प्लान में किंग का ही हाथ होगा और उसने ही मेरे बेटे को जानबूझकर मरवाया है। एथोस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर सीधा किंग के महल में घुस गया उसे मारने के लिए, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि किंग के कई सारे सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ तक कि डार्क टैंक भी अब उसे रोकने की कोशिश करता है जो कुछ समय पहले एथोस के साथ काम किया करता था। एथोस को लास्ट वार्निंग देकर यहाँ से छोड़ दिया जाता है कि अगर ऐसी गुस्ताखी वापस होगी तो तुम्हें कारागार के अंदर बंद कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए एथोस अपना गुस्सा शांत करता है और वहां से चला जाता है। अब हमें किंग लुइस अपने महल में बैठकर डिनर करता हुआ दिखाई देता है, वो भी क्रिस्टीन के साथ। दरअसल किंग लुइस क्रिस्टीन के काफी पास आना चाहता था और उसे अपने पास्ट को भूलने के लिए कहता है, पर क्रिस्टीन की आंखों में अभी भी आंसू थे क्योंकि एक दिन भी नहीं हुआ है उसके लवर को मरे हुए। पर किंग लुइस तो बिल्कुल भी मानता ही नहीं और क्रिस्टीन को ब्लैकमेल करने लगता है। क्रिस्टीन के पास कोई और रास्ता ही नहीं था। किंग लुइस क्रिस्टीन को एक प्राइवेट रूम में लेके जाते हैं और उसके साथ बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। वहीं अब हम एक छोटे से चैम्बर के अंदर एथोस को देखते हैं जो रैल का फादर था। उसने अपने तीनों मस्कीटियर दोस्तों को कुछ बात करने के लिए वहां बुलाया होता है, यानी कि उस जगह पर डार्क टैंक, अरामस और पोर्थोस भी मौजूद थे। दरअसल एथोस अपने तीनों दोस्तों को बोल रहा था कि हम सब एक साथ हो जाए और साम्राज्य के उन सारे लोगों को इकट्ठा कर ले जो कि किंग लुइस के अगेंस्ट खड़े हैं और हम किंग लुइस को मारकर उसकी सत्ता हाथ में ले सकते थे। एथोस की इन बातों से बाकी दो मस्कीटियर्स यानी कि अरामस और पोर्थोस राजी तो हो जाते हैं, लेकिन वो तीसरा मस्कीटियर जिसका नाम डार्क टैंक था वो राजा के प्रति काफी लॉयल होता है। उसने एथोस को इस बात के लिए तुरंत ही मना कर दिया। वो कहता है कि तुम साथ दो या ना दो, हम अपने प्लान में कामयाब होकर ही रहेंगे और अगर अगली बार तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मारने से जरा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अब हमें उस बड़े से प्रिजन के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो आयरन मास्क रहा करता था। आयरन मास्क को यहाँ पर काफी साल हो चुके होते हैं, लेकिन उसने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। वो तो अभी भी कोशिश करते रहता है कि वो किसी भी तरीके से इस जेल से बाहर निकल जाए, पर अफसोस की बात ये थी कि चारों तरफ से पहरा लगा हुआ था और आज तक कोई भी प्रिजन को तोड़कर बाहर नहीं जा पाया है। लेकिन अब थोड़े ही समय के अंदर वो 3 मस्कीटियर्स आ जाते हैं जो कि शायद आयरन मास्क को बचाने के लिए आए थे। उन तीनों मस्कीटियर्स में से अरामस तो तुरंत ही बाहर निकलता है और उन सारी गार्ड को बताता है कि मैं एक प्रीस्ट हूँ जो सारे प्रिजनर्स को चेक करने आया है कि उन्हें कोई बीमारी तो नहीं। अरामस ने अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब तरीके की चीजें छुपा कर रखी थी जो कि सीधा अब आयरन मास्क के उस चैम्बर में चला जाता है। सोल्जर्स के जाने के बाद अरामस ने अपनी बॉडी के अंदर से एक और डेड बॉडी निकाली और ये डेड बॉडी सेम टू सेम आयरन मास्क
मास्क के चेहरे जैसी दिख रही होती है, लेकिन वो आदमी मर चुका था। और अब यहाँ एरामिस असली वाले आयरन मास्क को बचाने के लिए उन सोल्जर से कहता है कि इस आयरन मास्क को कोई वायरस की बीमारी हो चुकी है और ये तुरंत ही मर चुका है। यानी कि एरामिस ने तो उस असली वाले आयरन मास्क को अपने बॉडी के अंदर छुपा लिया था। सोल्जर्स को जब ये पता चला तो वो नकली वाले आयरन मास्क को जला देते हैं और इसी तरीके से एरामिस आयरन मास्क को लेकर वहां से निकल जाता है। यानी कि आयरन मास्क को रेस्क्यू कर लिया गया था। वो तीनों मस्कीटियर्स किसी भी तरीके से आयरन मास्क को एक सेफ जगह पर लेकर आते हैं और बड़ी मुश्किल से लगे हुए उसके फेस के ऊपर से मास्क हटाते हैं। फिर जाकर हमें पता चला कि इस आदमी का नाम तो फिलिप्स है, जो और कोई नहीं बल्कि किंग लुइस का ट्विन ब्रदर है। एरामिस तो यहाँ फिलिप्स को सारी सच्चाई बताता है कि किस तरीके से फिलिप्स को राज सिंहासन से पूरी तरीके से दूर रखा गया। दरअसल बात तब की होती है जब तुम्हारी मदर को 2 बच्चे हुए थे, एक लुइस और एक फिलिप्स। लेकिन तुम सभी के फादर ये नहीं चाहते थे कि आने वाले समय में राज सिंहासन के अंदर तुम दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। इसीलिए उन्होंने सबसे बड़े बेटे यानी कि लुइस को सिंहासन देने का डिसाइड किया और फिलिप्स को हमेशा हमेशा के लिए राज सिंहासन से दूर कर दिया। हालांकि ये बातें उस समय लुइस को पता नहीं थी, लेकिन जब उनके फादर मर गए तो लुइस को पता चला कि उसका एक छोटा भाई भी है और वो भी बिल्कुल नहीं चाहता था कि फिलिप्स के साथ वो अपने राज सिंहासन को बांटे। इसीलिए किंग लुइस ने अपने छोटे भाई फिलिप्स के बॉडी पर पूरी तरीके से आयरन मास्क लगा दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए प्रिजन के अंदर कैद कर दिया। शायद अब तक किंग लुइस का प्लान अच्छी तरीके से कामयाब भी हो रहा था, लेकिन अब एरामिस फिलिप्स से कहता है कि हम सबको अब इकट्ठा होना पड़ेगा क्योंकि किंग लुइस अपने अधिकारों का गलत यूज कर रहा है और हमें किसी भी हालत में तुम्हें असली राजा बनाना है फ्रांस का, ताकि साम्राज्य के लोग पूरी तरीके से अपने अधिकारों का अच्छे से यूज कर सके। यहाँ राजा लुइस को जब खबर मिलती है कि जेल के अंदर उसके भाई फिलिप्स की मृत्यु हो चुकी है तो वो थोड़ा सा शॉक हो गया और कहीं न कहीं खुश भी हो रहा था। उसने तो ये खबर अपनी मदर को बताने के लिए कह दिया। अब लुइस एकदम टेंशन फ्री हो चुका था क्योंकि उसके सामने अब कोई भी कंपटीशन नहीं है। यहाँ लुइस की मदर को भी दिखाया गया जो अपने छोटे बेटे की मृत्यु के बारे में सुनकर काफी दुखी होती है, लेकिन डार्टेंग नाम का वो मस्कीटियर रानी के काफी पास आता है और उन्हें बड़े प्यार से गले लगा लेता है। फिर जाकर हमें पता चला कि लुइस की मदर का अफेयर डार्टेंग के साथ था और राजा के जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी किया करते। यहाँ वो तीनों मस्कीटियर्स फिलिप्स को सारी सच्चाई बताने के बाद उसे कन्विंस कर रहे होते हैं कि तुम हमारी टीम में मिल जाओ जिससे कि हम राजा लुइस को हरा दें और उसके साम्राज्य को सही हाथों में दे दें। पर फिलिप्स इस बात के लिए मना कर रहा था क्योंकि वो किसी की आइडेंटिटी लेना नहीं चाहता, वो तो सिर्फ एक आजाद भरी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन जब वो तीनों मस्कीटियर्स ने ये समझाया कि राजा लुइस को हराने के बाद ये पूरा फ्रांस एकत्रित हो जाएगा और किसी भी इंसान को किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं होगी, यहाँ सिर्फ मासूम लोगों और साम्राज्य के लिए फिलिप्स ने उनके इस प्लान को हाँ कर दिया था। और अब अगले दिन से ही वो तीनों के तीनों मस्कीटियर्स फिलिप्स को अच्छी खासी ट्रेनिंग देने लगे। वो तो उसे असली राजा बनने की सारी तरकीबें बताते और अच्छी खासी ट्रेनिंग देते। फिलिप्स उन टेक्निक्स को अच्छी तरीके से सीखने भी लगा था क्योंकि असली राजा शायद से वही होता है जो अपनी प्रजा की सुरक्षा करे और किसी भी हालत में उनकी भलाई के लिए सोचे। उन तीनों मस्कीटियर्स को राजा की ये सारी प्रॉपर्टीज फिलिप्स के अंदर दिखाई देती थी, इसीलिए वो सभी पूरी कोशिश कर रहे थे कि राजा लुइस को उसके सिंहासन से हटा दिया जाए। अब हमें यहाँ महल के अंदर क्रिस्टीन दिखाई जाती है जो सारी चीजों से अब यूज्ड टू हो चुकी थी। उसे तो अब रॉयल पैलेस में रहना काफी अच्छा लगने लगा था, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही क्रिस्टीन को एक लेटर मिलता है। दरअसल ये लेटर और किसी ने नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड रैल ने लिखा था मरने से पहले। इस लेटर के अंदर रैल को पहले से ही अंदाजा था कि किस तरीके से अचानक उसे मस्कीटियर्स की जॉब दे दी गई और राजा लुइस उसे मारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। यानी कि ये एक तरीके से उसकी मृत्यु नहीं बल्कि एक मर्डर है जो कि राजा लुइस ने एकदम प्लानिंग करके किया था। ये सारी बातें जब क्रिस्टीन को पता चलती हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो अब इतना तो समझ जाती है कि शायद लुइस ने ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने के लिए की है ताकि मैं एकदम अकेली होकर उसके पास आ जाऊं। लेकिन यहाँ एरामिस महल के अंदर आकर लुइस की मदर को ये सच्चाई बता देता है कि उसका दूसरा जुड़वा बेटा फिलिप्स अभी भी जिंदा है। अब हमें महल के अंदर काफी सारे मेहमान दिखाए जाते हैं जो अलग अलग मास्क पहन कर आए हुए थे। दरअसल ये सेलिब्रेशन का टाइम होता है क्योंकि किंग लुइस काफी खुश थे और वो जब भी चाहे अपने महल के अंदर बड़ी आलीशान पार्टी करता था। इसी मौके का फायदा उठाकर वो तीनों मस्कीटियर्स और फिलिप्स भी उस जगह पर आ जाते हैं और वहाँ मौजूद सारे मेहमानों के बीच में घुल मिल जाते हैं। यहाँ उन तीनों मस्कीटियर्स ने एक ट्रैप बनाकर रखा था। दरअसल वो सबसे पहले किंग लुइस को अंदर से डराएंगे कि उसका भाई मरने के बाद भी जिंदा है।
और वो जगह जगह पर राजा लुइस के सामने आयरन मास्क लेकर चले जा रहे थे, जिससे कि जब राजा वो उस आयरन मास्क के फेस को देख रहा था तो वो काफी डरने लगा। उसे तो समझ में ही नहीं आता कि आखिरकार फिलिप्स तो मर चुका था और ऐसा आयरन मास्क सिर्फ एक ही उसके लिए बनाया गया होता है। वो तीनों मस्कीटियर्स बार बार फिलिप्स के चेहरे को उसके सामने लेकर आ रहे थे, जिससे कि किंग लुइस काफी ज्यादा घबरा गया और वहां से निकलकर सीधा अपने सीक्रेट प्लेस की तरफ जाने लगा। एरामिस को राजा की सीक्रेट प्लेस के बारे में पहले से पता था, इसीलिए वो तीनों जल्द से जल्द फिलिप्स को लेकर उस जगह पर चले जाते हैं। उन तीनों मस्कीटियर्स ने तो राजा फिलिप्स को मार दिया और उसे बेहोश कर दिया और तुरंत ही उसके सारे कपड़े फिलिप्स को पहना दिए, क्योंकि वो चाहते थे कि राजा की जगह पर फिलिप्स आ जाए। फिलिप्स को उन्होंने सारी चीजें सिखा कर रखी थी, इसीलिए वो लुइस की जगह पर आ जाता है और सारे लोगों के सामने जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है। फिलिप्स तो राजा की तरह काफी अच्छी एक्टिंग कर रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पर क्रिस्टीन आ जाती है। क्रिस्टीन तो यही समझ रही थी कि सामने जो बैठा है वो किंग लुइस है, इसीलिए वो सभी के सामने ये कहने लगी कि किंग लुइस एक किलर है और उसने मेरे बॉयफ्रेंड को जान से मारा है। हालांकि बाकी सारे सोल्जर्स अपने राजा के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुन सकते थे, इसीलिए वो क्रिस्टीन को पकड़कर उसे जेल में डालने की आज्ञा मानने लगे। पर तभी सिंहासन पर बैठा हुआ फिलिप्स उन्हें रोकता है। वो तो क्रिस्टीन को जाकर समझाने लगा कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मैं उसे कुछ समय के अंदर अंदर ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम थोड़ा सा सब्र करो। अब यहाँ क्रिस्टीन से लेकर सारे के सारे लोग राजा के इस बिहेवियर को देखकर काफी चौंक गए, खास करके डार्टेंग, क्योंकि राजा लुइस कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करते थे। ये तो फिलिप्स है जो एकदम काइंड हार्टेड है और वो लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझता है। डार्टेंग को इसमें कुछ शक होने लगा, इसीलिए उसने अपने सैनिकों को चारों तरफ से घेर लेने के लिए कह दिया था। वहीं हमें दूसरी तरफ वो तीनों मस्कीटियर्स राजा लुइस को किडनैप करके कहीं दूर लेते जाते हुए दिखाई देते हैं। उनका साफ साफ प्लान था कि राजा लुइस की जगह पे अब फिलिप्स को रहने दिया जाए और हम बुरे राजा यानी कि लुइस को लेकर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि अब कई सारे सोल्जर्स ने उन तीनों मस्कीटियर्स का रास्ता रोक लिया था। वो तीनों मस्कीटियर्स अपनी जान लगा देते हैं और उन सोल्जर्स से बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। उन्होंने अपनी नाव भी तैयार करके रखी थी, जिसके ऊपर वो लुइस को लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। पर थोड़े समय में वहाँ डार्टेंग भी आ जाता है अपने पूरे सैनिकों के साथ। इसी वजह से उन तीनों मस्कीटियर्स को काफी प्रॉब्लम होने लगी। हालांकि एरामिस ने तो अब लुइस को बाहर निकालकर उसके गले पर चाकू भी रख दिया था, इसीलिए डार्टेंग अपने सैनिकों को आदेश देता है कि उन्हें जाने दो। लेकिन मौका मिलते ही डार्टेंग ने तुरंत ही लुइस को पकड़ लिया और अब फिलिप्स को भी बुरी तरीके से वहां रख लिया जाता है। तीनों के तीनों मस्कीटियर्स नाव पर बैठकर वहां से अकेले ही निकल गए थे। अब राजा लुइस के सामने सारी की सारी सच्चाई आ गई थी। वो तो अपने छोटे भाई फिलिप्स को देखकर काफी गुस्सा हो रहा था और सभी को ये बताता है कि ये कोई बहरूपिया नहीं बल्कि मेरा छोटा भाई है। लुइस की मदर तो बार बार कह रही थी कि फिलिप्स को कुछ मत करो, लेकिन लुइस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि तुम सभी फिलिप्स को लेकर उसी जेल में बंद कर दो और वापस से उसके चेहरे पर वो आयरन मास्क लगा देना, जिससे कि वो कभी वापस आजाद ना हो पाए और ना ही मेरे सामने आ पाए। यानी कि फिलिप्स को इतनी सारी कोशिश करने के बावजूद भी उसका अंत उसी तरीके से होने वाला था जिस तरीके से उसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि पूरे जीवन के लिए जेल में कैद रहना। पर यहाँ किंग लुइस को सबसे शॉकिंग बात ये पता चलती है कि क्रिस्टीन जिससे वो प्यार किया करता था उसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली है। इससे लुइस काफी अकेला हो गया और उसके पास जैसे कि कोई मौजूद ही नहीं था अपने दुख शेयर करने के लिए। वहीं अब हमें उन तीनों मस्कीटियर्स को दिखाया जाता है जो जल्द से जल्द अपने अड्डे पर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक छोटा सा लेटर दिखाई देता है जो और किसी ने नहीं बल्कि डार्टेंग ने लिखा था। डार्टेंग उसमें अपने साथियों को बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर तुम्हारे पास वो चांस रहेगा कि तुम जाकर फिलिप्स को जेल के अंदर से बचा लो। और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी डार्टेंग ने उसमें मेंशन किया था। हालांकि सबसे पहले उन तीनों मस्कीटियर्स को लगता है कि डार्टेंग उन्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, लेकिन एरामिस और पोर्थोस अपने पुराने दोस्त डार्टेंग पर भरोसा करते हैं और उसके इस प्लान पर फॉलो करते हुए सीधा चले जाते हैं जेल के अंदर। वो तीनों तो सोल्जर्स के कॉस्ट्यूम पहनकर अंदर आ चुके होते हैं ताकि वो फिलिप्स को बचा सके, पर जल्द से जल्द अब बाकी सोल्जर्स को भी इस बारे में पता चल गया था कि उनके महल के अंदर घुसपैठिए आ चुके हैं, इसीलिए वो अपनी पूरी सेना लेकर उन्हें रोकने के लिए वहां आ गए। अच्छी बात तो ये होती है कि अब उन तीनों मस्कीटियर्स का साथ डार्टेंग भी दे रहा था, जो कि किंग लुइस का वफादार होता है, क्योंकि डार्टेंग को भी अब शायद समझ में आ चुका था कि किंग लुइस कितना बुरा आदमी है और वहीं फिलिप्स काफी काइंड हार्टेड था और एकदम राजा के लायक था। इसीलिए वो चारों इतने सालों बाद यानी कि 4 मस्कीटियर्स एक साथ आ जाते हैं। उन्होंने मिलकर किसी भी तरीके से फिलिप्स को आजाद कराया और वहां से भागते हुए सीधा एक चैम्बर में आ गए।
क्योंकि उनका पीछा लुइस के साथ साथ कई सारे सोल्जर्स कर रहे होते हैं ताकि उन्हें मार गिराया जाए। यहाँ पर अब फिलिप्स उन चारों मस्कीटियर्स से कह रहा था कि आप लोगों को गिव अप कर देना चाहिए, आप लोग मुझे नहीं बचा सकते इतने सारे सोल्जर्स से लड़ाई करके। तब जाकर डार्टेंग यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील करता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है मेरे बेटे को बचाने के सिवाय। यानी कि यहाँ डार्टेंग ने बताया कि लुइस और तुम दोनों मेरे बेटे हो, क्योंकि तुम्हारी मदर के साथ मेरा अफेयर बहुत पहले से चल रहा था और मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी बेटा मारा जाए। वहीं दूसरी तरफ लुइस अपने सारे सोल्जर्स को लेकर दरवाजा तोड़ रहा होता है उन्हें पकड़कर मारने के लिए, पर अब वो चारों मस्कीटियर्स के साथ साथ फिलिप्स भी तलवार ले लेता है और बाकी सारे सोल्जर्स के पास जाने लगता है बेखौफ उनसे लड़ाई करने के लिए। हालांकि यहाँ लुइस अपने सोल्जर्स को फायर करने का आदेश दे रहा था, पर वो सारे सोल्जर्स चार मस्कीटियर्स को एक साथ देखकर एकदम चौंक गए, क्योंकि एक समय पर ये पूरे देश की शान हुआ करते थे और अब सारे सोल्जर्स समझ गए होते हैं कि चार मस्कीटियर्स एक साथ जहां पर भी हैं तो वो वही पक्ष का साथ देंगे। इसीलिए सारे सोल्जर्स ने हमला करना बंद कर दिया और उनकी सम्मान में खड़े हो गए। किंग लुइस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए उसने खुद तलवार उठाई और फिलिप्स की तरफ मारने चला गया, पर फिलिप्स को बचाने के लिए डार्टेंग बीच में आ जाता है। वो बड़ी सी तलवार डार्टेंग को लग गई थी और वो काफी तड़पते हुए वहीं मारा गया। किंग फिलिप्स को बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसने अपने ही फादर को जान से मार दिया, लेकिन अब किंग लुइस की सच्चाई सभी सोल्जर्स और लोगों के सामने आ चुकी थी, इसीलिए लुइस के आदेश को कोई फॉलो नहीं करता। फिलिप्स ने अब जल्द से जल्द लुइस के कपड़े को खुद से चेंज कर दिया, यानी कि वो राजा के ड्रेस पहन लेता है और लुइस को आयरन मास्क का चेहरा पहना देता है। फिलिप्स ने आदेश दे दिया कि लुइस को कारागार के अंदर लेके जाके बंद कर दिया जाए और आज से ही वो इस पूरे साम्राज्य का सत्ता संभालेगा राजा बनकर। सभी लोगों ने फिलिप्स को अपना नया राजा चुन भी लिया था। अगले दिन से फिलिप्स सबसे अच्छा राजा बनकर दिखाता है और सारे साम्राज्य के लोगों की रखवाली भी करता है और अब वो ग्रेवयार्ड के अंदर अपनी मदर के साथ अपने फादर के फ्यूनरल में मौजूद था। फिलिप्स ने यहाँ पर एक राजा के तौर पर शपथ ली कि वो सारी चीजें अच्छी कर देगा जो एक राजा करता है अपनी पूरी प्रजा के लिए। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।